नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कौर बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं इस वक्त नेशन नाउ पर। राइट, वैकेंसी। थैंक यू सो मच। हम दोनों नेशन नाउ पर हैं। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Habariako Jambo for our viewers from South Africa, East Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wonderful, absolutely wonderful. Yeah, I love the way he says that. That's really and truly absolutely fantastic. Because Africa, you got various, German colonies, you got the Portuguese colonies, you got the French colonies. Oh, this is really lovely, right? Right from the Gulf of Aqaba, right to the bottom, where the Indian Ocean meets the Antarctic Ocean in South Africa. Yes, the tip of South Africa, at the Straits of Magellan. My God, that's such a beautiful. In the history where Zanzibar is concerned, Yes. Wanted to go there. Zanzibar, beautiful. The Stone City, they call it. Stone City, where trade took place between Africa and India, but it's Kerala especially. That's right. Zanzibar and Kerala. The Zamorin of Zanzibar and the kings who Yes, ruled in Kerala. Kerala. Fantastic. Absolutely wonderful. Right, and of course we will of course be discussing what's been happening in Delhi. दिल्ली में किस प्रकार मंत्रिमंडल को लेकर के क्या-क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या-क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. But first, let's go straight across to our very dear friend, आम आदमी पार्टी एक्टिविस्ट जनाब सुंदर पाडमुख साहब. और सुंदर पाडमुख साहब एज यूजुअल इज फाइटिंग फॉर द डाउनट्रॉडन, फॉर द स्लम ड्वेलर्स. और एज यूजुअल जो नौकरशाह हैं, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स आर स्टॉपिंग हिम फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू सुंदर पाडमुख साहब. सुंदर पाडमुख साहब नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर, बड़े दिनों के बाद. मुझे लगता है आप भी चुनाव के अंदर बड़े बिजी होंगे. आम आदमी पार्टी को लेकर के हर जगह पर आप भी चुनाव प्रचार में लगे थे, मालूम है हमको. तो सर आप बताएं, ये जो MMRDA, वो जो एयरपोर्ट के साथ वाली लैंड है, उसके अंदर वास्तविकता में क्या हो रहा है? क्यों इतनी देर लग रही है सब लोगों को रिहेबिलिटेट करने में, सबका पुनर्वसन करने में? क्या रहा है सर? सर जरा बताएं प्लीज. एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में ये सारा रिहेबिलिटेशन का इशू है जी. 2014 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये जो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो थे अशोक गजपति राजू, इन्होंने एक लेटर भेजा था पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से. ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ. पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से ये लेटर भेजा गया था 2014 को, और उसमें लिखा था कि हम लोग इन सिटू रिहेबिलिटेशन करेंगे और 50% लैंड, 309 एकड़ जो जमीन है एयरपोर्ट की, स्लम को इंक्लूडिंग स्लम, तो इससे 50% लैंड के ऊपर इन सिटू रिहेबिलिटेशन किया जाएगा और 50% लैंड एयरपोर्ट एक्सपांशन ब्यूटिफिकेशन के लिए दिया जाएगा. ये सारा मामला 2014 में तय हुआ था. और उसके बाद में एक पॉलिसी भी बनाया गया था. पॉलिसी में उन्होंने डिस्कस किया था कि एक सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के ये जो देशमुख बोल के थे, देशमुख बोल के MIL के चीफ थे, उन्होंने ये बोला था कि एयरपोर्ट लैंड के ऊपर कौन सी लैंड हमको मतलब एक्सपांशन के लिए, मतलब ब्यूटिफिकेशन और एयरपोर्ट का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए कौन सी लैंड हमको जरूरी नहीं है, हम लोग विद इन अ मंथ हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बताएंगे, MMRD को बताएंगे. 2017 में ये चल रहा था. और जैसे ही 2018 में अडानी मैनेजमेंट यहाँ पे आया, और अडानी मैनेजमेंट ने आने के बाद में सारा मामला बंद करके रखा है. रिहेबिलिटेशन का एक सादा फ्लैट इन्होंने 2018 के बाद, मतलब 2006 के बाद जो 2-3 साल में जो 17-18 हजार जो फ्लैट बने थे विद्या विहार में SDIL के जरिए, उतने ही फ्लैट बने. उसके बाद में ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये खोके सरकार, ये खाली अपना खोका, अपना पैसा बचाने के चक्कर में गुवाहाटी भाग रहे, तो कोई सूरत भाग रहे, तो कोई आसाम भाग रहे, कहाँ भाग रहे.
और अभी तक ये लोग अपना पैसा छुपाने के चक्कर में पूरा उद्धव जी का सरकार लोगों को तोड़ दिया, संगठन तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया, शरद पवार जी का पार्टी तोड़ दिया। और ये अभी तक, लेकिन लोगों का जो प्रश्न है, मुंबई के लोगों का प्रश्न है, 70 लाख लोग स्लम में रहते हैं और उनका रिहैबिलिटेशन का इतना बड़ा इश्यू है। ये लोग इसके बारे में कुछ ही नहीं करते हैं, खाली ये लोग बोल वचन करते हैं। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने बताया था, संदेश नगर कुर्ला में पूनम महाजन जी के प्रचार के लिए देवेंद्र फडणवीस जब भी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने वहां के संदेश नगर और क्रांति नगर के लोगों को, मीठी रवर के बाजू में जो लोग बसे हैं, ऐसे 93 लोगों को चुना था और पात्र लोगों को विद इन अ मंथ वो लोग विद्या विहार में फ्लैट देने वाले थे, पुनर्वसन करने वाले थे। लेकिन मैं बता दूं कि आज तक उनका पुनर्वसन नहीं किया गया। पाठमुख जी, एसडीआईएल ने बहुत बड़ा रिहैब कंपोनेंट्स बनाया था कुर्ला प्रीमियर के जगह पर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, अनऑक्यूपाइड थे। आज उनका स्टेटस क्या है? बिकॉज वहीं पर आपके बहुत सारे लोग को शिफ्ट करने वाले थे जो एयरपोर्ट रिहैबिलिटेशन में बैठता नहीं था। तो ठीक है, एक तरफ इंस्टीट्यूट के बात हो रहे, मगर जो बनाया हुआ था एसडीआईएल के माध्यम से, उसका क्या स्टेटस है आज के तारीख में? वहां पे विद्या विहार में जो फ्लैट 16,000 जो फ्लैट बने थे, उसमें से 3,000 खाली फ्लैट को रिहैबिलिटेशन किया गया लोगों को। उसमें से सहार एलिवेटेड रोड जो बना था, उसमें 1,500 लोगों का रिहैबिलिटेशन किया गया। और बीएमसी के कुछ लोगों को, मतलब ऐसा मिला कि रोड वाइंडिंग, गटर वाइंडिंग, बीएमसी और एयरपोर्ट सहार एलिवेटेड रोड, ऐसे 3,000 लोगों को खाली रिहैबिलिटेशन किया गया। उसके बाद में कोई रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। और वो बिल्डिंगे जो दीवान बिल्डर ने ओपन मार्केट में 2,000 करोड़ का जो टीडीआर घोटाला जो हुआ था, उसके वजह से वो सारे फ्लैट खाली पड़े और वो टूट गए सारे फ्लैट। तो 15 साल में, मतलब 16,000 फ्लैट्स में 3,000 फ्लैट रिहैब कंपोनेंट्स में एकोमोडेट किया, बाकी 13,000 बाकी खाली पड़ा है। पाठमुख जी, जी ग्रेट लॉस टू द एंटायर, सरकार को भी लॉस है, लोगों को भी लॉस है, सबको लॉस हो गया है इसमें। तो वो रिपेयर नहीं हो सकते क्या सर? वो रिपेयर नहीं हो सकते क्योंकि इतनी देर से रिपेयर भी करने के लिए 90 करोड़ रुपया जो दिलीप लांडे मामा, इन्होंने स्टंट किया वार्ड एसआरए ऑफिस में, अपने बेटा, अपनी वाइफ, इनको और कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर एसआरए के जो चीफ है उनके कैबिन में नीचे बैठे एक दिन का स्टंट किया और वहां पर विद्या विहार में लोगों को रिहैबिलिटेशन करने का उन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा किया। और वहां पर टूटे फूटे घरों में, वही टूटे फूटे घरों की लॉटरी निकालकर और वहीं पे लोगों को डालने का कोशिश इन्होंने किया। लेकिन वो घर अभी भी रहने लायक नहीं है। ऐसा पता चल रहा है कि वहां पे लोगों को पानी की दिक्कत है। वहां पे टूटे फूटे घरों में लोग जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि झोपड़पट्टी में भी घर गिरने के लायक हो गए। घर पक्के नहीं है, घर गिर रहे। मीठे नदी में अभी पानी भर जाएगा तो सब घरों में पानी चला जाता है। इसलिए लोग जाए तो जाए कहाँ? इसलिए लोगों ने सोचा कि चलो टूटा फूटा क्यों नहीं होता, वो ले लेते, और लोगों ने वो लिया है। लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है। जी राइट, थैंक यू जी। तो प्रदीप जी, पर दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जरा टाइमलाइन बताएंगे सर इसकी, पाठमुख साहब, ये कितने साल हो गए इस प्रॉब्लम को? ये प्रॉब्लम 2006 में जैसा जीवीके कंपनी आई थी एयरपोर्ट लैंड में, और 2008-9 तक वो फ्लैट रेडी हो गए थे। और उसी पीरियड में 10 और 11 के पीरियड में सहार एलिवेटेड रोड के लोगों को 1,000-1,500 लोगों को वहां पे रिहैबिलिट किया गया, और रोड वाइंडिंग और गटर वाइंडिंग के लोगों को और बीएमसी के थ्रू कुछ लोगों को, ऐसे 3,000 लोगों का पुनर्वसन किया गया। और 2011 के बाद में एमआईएल और एसडीआईएल का जो एग्रीमेंट था घर बनाने का और इसका, तो एसडीआईएल ने जो टीडीआर बेचा उसके वजह से वो एमआईएल ने उसके साथ का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। और 2011 से लेके 2024, मतलब वो 9 और ये 4, ऐसा 13 साल हो गया वो फ्लैट खाली पड़े, टूट गए। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फेलियर है। तो जो ऑलरेडी रहीवासी है, जैसे हमने पार्ला ईस्ट में, अंबेडकर नगर,
अब अलग अलग जो ये 4-5 बस्तियां हैं वहां पर लाइट का समस्या है, रोड का समस्या है। आज वो बरसात भी आज शुरू हो गया, जिस प्रकार से 1-2 दिन से बरसात भी शुरू हो गया, तो वहां पर क्या रहने की स्थिति क्या, बिकॉज रोड भी बने हुए नहीं थे। जो पुराने सहारा स्टार के पीछे वाले पूरे बस्ती जो पीछे रोड जाते हैं, वो पूरा रोड खराब है और सालों साल से खराब है, बना नहीं है। नंबर 1 रोड्स और घर, इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत सारा एरिया में प्रॉब्लम था। तो क्या उसका स्टेटस क्या है पाठबुक जी अभी? इलेक्ट्रिसिटी तो वहां के लोगों को, वाल्मीकि नगर के लोगों को आ गई। काफी टाइम से हम लोग फाइट कर रहे थे, तो वहां के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी आ गई और मेट्रो में उन लोग का घर इफेक्ट हो गया और उन लोग को टेम्पररी बेसिस पे 2022 से वडाला भक्ति पार्क में उनको घर दिए गए। कुछ लोगों को कुर्ला कसाईवाड़ा में दिया गया ईस्ट में, और कुछ लोगों को विद्या विहार में दिया गया। तो ऐसा है, वो पुनर्वसन तो उनका मतलब पार्ट में हो ही रहा है। लेकिन रोड का जो समस्या था, तो हम लोग लगातार आम आदमी पार्टी के तरफ से बीएमसी वार्ड, केस्ट वार्ड और अडानी मैनेजमेंट, इनको लगातार मिलने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में पता चला कि ये सारी जवाबदारी मतलब अडानी की है। उसमें सारा स्पष्ट लिखा है, एमएमआरडी का लेटर भी हमारे पास है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये अडानी मैनेजमेंट ने ये सब करना चाहिए। तो उसके बाद में जब हमने बोला कि अभी हम लोग मोर्चा निकालेंगे, अगर मोर्चे से काम नहीं हुआ तो हम लोग आपको मतलब अडानी और बीएमसी दोनों को भी कोर्ट में खींचेंगे, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के ऊपर ये सब डाल रहे थे। और ऐसे में पराग जी अहलवानी बीच में कूदे और उन्होंने कई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एमपी का फंड लाया और घाई घाई में उन्होंने वो रोड बना दिया है। जबकि रोड बना है लेकिन गटर नहीं बना है, गटर का कोई प्लानिंग नहीं है। आज आप देखोगे कि पूरा गटर का पानी रोड पे चल रहा है, पूरा गटर का पानी रोड पे चल रहा है। तो ये पराग जी अहलवानी, इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया, खाली इनको लोगों को दबाना है, लोगों को मतलब भीख मांगने के जैसा, वो लोग भिखारी जैसा लोगों को सुविधा देते हैं। नागरिक सुविधा हमारे लोगों का हक है और वो हक हम लोग छीन के लेते हैं। बिजली हमने लाई है, पानी हमने लाए है, हमारे घर हमने बनाए, और ये रोड की समस्या जो थी, ये पराग जी अहलवानी इन्होंने बीच में कूद के कैसे फंड लाया और ये टेम्पररी, ये कच्चा आप देखोगे तो कई बहुत सारी जगह पे रोड उखड़ भी गया है। जी, आप कह रहे हो पानी कि रोड पे चल रहा है। आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा पहले 2014-2018 में अडानी से पहले उन्होंने कहा हमको सिर्फ 50% एरिया चाहिए फॉर एयरपोर्ट एक्सपेंशन, मगर आज का ये आलम है कि एयर इंडिया कॉलोनी को तोड़ दिया गया। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी तो जॉइंट कॉलोनी थे, बड़ा कॉलोनी थे, वो डेमोलिशन उन्होंने शुरू कर दिया। सबका एविक्शन देके नोटिस, एयर इंडिया स्टाफ है जितने कॉलोनी में रहने वाले सबको खाली कर दिया। ये कलीना ओल्ड एयर इंडिया, ये कलीना सेंटर क्रूज ईस्ट, कुर्ला उस तरफ, तो ऑलरेडी थोड़ा कार्रवाई तो उन्होंने चालू कर दिया है एटलीस्ट कॉलोनी में। और वहां क्या प्लान है नहीं है वो कुछ पता नहीं है। क्या आपको मालूम है, आपको प्लान दिखा दिया, बिकॉज यू आर पार्टी अफेक्टेड पार्टी, क्या आपने वो प्लान दिखाया है? ये एयर इंडिया कॉलोनी यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्सपेंशन के हिसाब से क्या होगा? हम लोग जो है मुंबई एयरपोर्ट के स्लम ड्वेलर्स का 80,000 झोपड़े एयरपोर्ट के बगल में है, और ये 80,000 झोपड़ों का इन सिटू रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकता है, इसका पूरा प्रॉपर प्लान हम लोग के पास में है, और वो जगह भी हम लोग दिखाएंगे, जगह भी हम लोग के पास है। लेकिन मामला ये है कि अभी तक हमारा कोई जो एमपी जो था, बीजेपी के एमपी जो थी पूनम महाजन जी, इन्होंने हमारी 10 साल में एक बात नहीं सुनी। इसलिए हमने वर्षा गायकवाड़ जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरदार प्रचार किया और वर्षा गायकवाड़ को हम लोग ने जीत के लाया है, और तो उम्मीद करते हैं कि उनको हम लोग ने निवेदन दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वर्षा गायकवाड़ जी अब आपकी मदद करेंगी। जी जी बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर आपसे एक मदद करेगी। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है सर, वो तो करेंगी ही, हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है सर कि बारिश आने वाली है, कल या परसों जबरदस्त मानसून आने वाली है मुंबई में, तब ये लोग क्या करेंगे सर, ये तो बताइए। इसे एयरपोर्ट के विले पार्ले साइड में, अंधेरी और सांताक्रूज साइड में फ्लड का, और ज्यादातर मिठी रिवर जो है, संदेश नगर, क्रांति नगर, जो कुर्ला साइड के जो झोपड़े है, वहां पर बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो सकता है। और अगर वहां पे हमने
वो टाइम में देवेंद्र फडणवीस जी को लिखा भी था कि ये जो यहाँ पर आपने 93 लोगों को शिफ्ट करने का वादा किया था, लेकिन आपने अभी तक उनको प्लास्टिक चाबी दिया, लोखंड चाबी दिया, और एसआरए ने वहां पे नोटिस लगा दिया कि ये रहने लायक नहीं है। तो अभी अगर बारिश आएगा और बारिश का मीठी रिवर का पानी अगर लोगों के घर में घुसेगा तो इससे जान माल का अगर नुकसान हुआ तो इसलिए पूरी तरह देवेंद्र फडणवीस जी आप जवाबदार होंगे। तो वो लेटर देने के बाद मुझे दिन भर पुलिस चौकी में बिठा के रखा था। तो आप ये बताइए स्टेटमेंट लेना सर, है। तो आप ये बताइए सर, हमारी आदरणीय सामान्य सांसद जो थी यहाँ पे, अब तो हार गई हैं, 2 बार वो सांसद बनी, 2 बार चुन के आई, तो 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया सर फडणवीस साहब? सर 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने, उनके पास जब हम लोग गए, कलिना यूनिवर्सिटी के बगल में 250 झोपड़े थे और उनके रिहेबिलिटेशन उनको माहौल में डाला जा रहा था। तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करने जब गए तो उन्होंने बोला, अरे ये कचरा पट्टी तो ये बीजेपी वाली जो हमारी एमपी थी, ये लोग झोपड़पट्टी को कचरा पट्टी समझते हैं। वो बोले कि ये कचरा पट्टी तो मुझे साफ ही करना है, इनका रिहेबिलिटेशन का कोई नहीं, जहां पे मिलेगा वहीं पे जाना पड़ेगा। और हम लोग पूरे एयरपोर्ट का भी प्लान बनाकर लेके गए थे, तो हम लोग खाली उनको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो पूनम महाजन जी उनके फ्लैट के नीचे ही मिली और बोले कौन सुंदर, और सुंदर से हमको कोई बात नहीं करनी, मुझे दिल्ली जाना है। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप एमपी है, हमारा प्रश्न को आप दिल्ली लेके जाइए, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का डिक्लेरेशन हमारे पास है, इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन सिविल एविएशन डिक्लेरेशन करने को तैयार है, आप खाली थोड़ा सा पुश कर दीजिए और हमारा पुनर्वसन इन सिटू कहाँ करना है वो एमआईएल खुद बोल रहा है, एमआईएल के मैनेजमेंट के अधिकारी सारे बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए तो हमारा पुनर्वसन का काम चालू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी काम नहीं किया और इसके वजह से सारा काम वैसा की वैसा ही रहा। और आपने इसलिए वर्षा गायकवाड़ को चुन कर लाना पड़ा। तो आपने अब पूनम महाजन जी को ही अलविदा कर दिया, क्योंकि ये होता है साहब, ये होता है। हमने पूनम महाजन जी को अलविदा नहीं किया, जबकि भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने ही उनको अलविदा किया और उनको टिकट नहीं दिया। और इन्होंने बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा जुझारू एडवोकेट, जो मुंबई का बहुत बड़ा हर केस उनके पास जाता था, ऐसे वकील को लाया और उनको खड़ा करके यहाँ पर मतलब वोट लाके सत्ता में लाने की कोशिश की। लेकिन लोगों को पता है कि जब पराग अलवानी भी एडवोकेट है, आशीष शेलार भी एडवोकेट है, 2 एडवोकेट होके हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का वकील आके हमारा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा? इनको हम लोग कहाँ जाए मिलने के लिए? वो जलगांव में रहते थे, वो जलगांव में जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट में? कौन से कोर्ट में उनको ढूंढे? मैं सुना था कि पार्ला में, आपके पार्ला ईस्ट में कहीं ऑफिस था उनका, फारूक जी। किनका? उज्जवल निगम का इलेक्शन ऑफिस? नहीं, पार्ला में कहीं हमको ऑफिस नहीं दिखा उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है साहब, जबरदस्त। लेकिन एक चीज तो है, आपको मतलब मैं ये बार बार पूछता हूँ आपसे, 15-20 बरस हो गए हैं इस समस्या को। 2016 से अगर हम लें, इनफैक्ट अगर 2010-2011 से लें तो 14 साल तो हो ही गए, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। तो ये निकलेगा भी या नहीं निकलेगा समाधान? अभी हाँ सर, जरूर समाधान अभी निकलेगा। अभी हमारी बात सुनने वाली हमारी इंडिया अलायंस की कैंडिडेट वर्षा गायकवाड़ जी यहाँ पे आई है और वो जैसा हम लोग उनको बुके दिया, उनका सत्कार किया, उसके साथ में हमारा एयरपोर्ट के झोपड़पट्टी पुनर्वसन का जो डिमांड है वो भी उनको दिया। उन्होंने वो पूरा पढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं जब तक जैसे शपथ लूंगी, अभी शपथ उनका लेना बाकी है, जैसे शपथ लूंगी वैसा 8 दिन के बाद में हम लोग हर एक विधानसभा में विजिट का प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। तो जैसा ही वो वहां से आएगी, हम लोग वहां पे लोगों के सामने उनको बुलाएंगे और हमारे सारे प्रश्न जो है उनको बताएंगे और उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन समस्या सिर्फ एक आने वाली है, पक्ष जो है, आपको क्या लगता है बात सुनेगा? सर हमको अच्छी तरह पता है कि सत्ताधारी पक्ष हमारी बात नहीं सुनेगा, विरोधी पक्ष की बात नहीं सुनेगा। हम लोग इसके लिए जन जागरण कर रहे, घर घर में जाकर लोगों को बता रहे क्या आपको घर के बदले घर चाहिए, दुकान के बदले दुकान चाहिए,
क्या स्थानिक जगह पर आपको पुनर्वसन चाहिए, क्या मुंबई के बाहर जाना है, क्या आपको पात्र अपात्र का धंधा कलेक्टर का चालू रखना है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमको जैसा मेट्रो वालों को घर दिया जाता है, घर के बदले घर दिया जाता है, पात्र अपात्र नहीं किया जाता है, उसी तरीके से हमको भी एयरपोर्ट लैंड के लोगों को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान और ये बड़ा अजीब है स्थानिक जगह पर ही ये पुनर्वसन जरा चाहिए। समझाया जाए पाडुंग साहब कि हाँ, जो सर। मेट्रो अफेक्टेड लोग हैं, मतलब जहां से मेट्रो का प्रोजेक्ट, जो मेट्रो लाइन जा रही है, वो जो अफेक्टेड लोग हैं उनका काम फटाफट हो जाता है, मतलब 2 या 3 4 जी। 5 साल में हो जाता है, बाकी सबका नहीं होता। ये क्या मतलब है सर, ये जरा बताएं प्लीज। इसका ये प्रॉब्लम है सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में बनी एक पॉलिसी है MUTP बोल के एक पॉलिसी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये देख लीजिए, ये MUTP पॉलिसी है। जी जी, हाँ, और ये पॉलिसी में मुंबई ऐसा लिखा है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। जी हाँ, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, सर्वे लास्ट डेट इज कट ऑफ डेट। सर्वे की जो लास्ट डेट है वो कट ऑफ डेट होगा, कोई उसमें अपात्र नहीं होता है। और SRA के जो कानून है उसमें 2000 का कानून लगाकर 24 साल पुराना डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ता है, लाइट बिल है, सर्वे पावती है, वोटिंग कार्ड है, और ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बावजूद भी कलेक्टर के जो लोग हैं, कलेक्टर के लोग इसमें बहुत शातिर दिमाग लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं, ये पात्र डॉक्यूमेंट को ही अपात्र कर देते हैं, जी। और जब दलालों के थ्रू उनको पैसा पहुंच जाता है तो फिर उसको वो लोग पात्र कर देते हैं। एनेक्सर 1 बनता है, एनेक्सर 2 बनता है, बाद में सप्लीमेंट्री एनेक्सर बनता है, ये लगातार चलते रहता है और लोग परेशान होकर दलालों के पास 2-2, 3-3 लाख रुपए देता है। लेकिन उसके ये बात गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को समझ में आने के बाद उन्होंने 2018 को 2011 तक के लोगों को पात्र करने का डिक्लेरेशन किया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई इनका फाइनल पॉलिसी नहीं बना लेकिन है। मुझे अभी तक अभी ये भी मालूम लोग नहीं ऐसे ही है, लटके पड़े हैं। but this is unfair, Pradeep ji. You are an advocate yourself. This is absolutely unfair. अगर मेट्रो अफेक्टेड पर्सन्स जो हैं उन वहां पर कोई पात्र नहीं होता, जैसे मान लीजिए कल किसी ने झोपड़ा बनाया हो और वहां पर आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, तो उसमें पात्र नहीं पूछा जाएगा। अगर मेट्रो के लोग जो अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं मेट्रो से, वहां पर पात्र नहीं पूछा जा रहा, तो यहां पर भी नहीं होना चाहिए। सर शहर तो एक है, लॉ हैज टू बी द सेम फॉर शहर एवरीवन। एक है, रोड टच, एक रोड के इस पार MMRDA के प्रोजेक्ट है MUTP, रोड के इस पार SRA के प्रोजेक्ट है जी। यहाँ पर इस रोड के इस टच आपको सर्वे के लास्ट डेट है और रोड के इस पार 2011 के है। पांडुक जी, बहुत सारे ऐसे केसेस है पूरे एयरपोर्ट लैंड में। मैं आपको बताऊं सर, एक ही CTS नंबर पे, एक ही CTS नंबर 2085 ये CTS नंबर है, और इसके ऊपर पहली पॉलिसी सार एलिवेटेड रोड बना, उन्होंने MUIP लगाया, मुंबई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उसके बाद में SRA आ गया, अंबेडकर नगर में उन्होंने SRA का कानून लगाया। उसके बाद में अभी मेट्रो आया 2022 में, तो उन्होंने MUTP लगाया। एक ही CTS नंबर, बाजू में झोपड़े, एक को लगकर एक झोपड़े, 3 तरीके के पॉलिसी विद इन, बोलते ना कि एक ही 100 मीटर के अंदर 3 पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, SRA, MUIP, MUTP। तो ये 3 पॉलिसी इंप्लीमेंट करके लोगों को ये डिवाइड करते हैं, और इसमें अधिकारी लोगों का भी खासा कमाई हो जाता है और दलालों का भी खासी कमाई हो जाती है, और लोग जो है जहां के वहीं रहते हैं। ये कहने का मतलब हुआ कि दिस इज अ फिट केस फॉर द कोर्ट, दिस इज अ फिट केस फॉर द कोर्ट टू इंटरवीन। कानून एक ही होना चाहिए साहब सबके लिए, ये कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब इसलिए हमारा ये कहना है कि मुंबई एयरपोर्ट ये जो है, ये फॉरेन की फंडिंग यहाँ पे लगी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI यहाँ पे लगा है GVK के थ्रू। और वो टाइम में उन्होंने ओमड़ा एग्रीमेंट बनाया था, ऑपरेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और वहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मतलब MMRDA और MIL ने एक एग्रीमेंट बनाया था, सर्वे से लेके रिहैबिलिटेशन करने तक एक घर को 20,000 रुपया। वैसा 160 करोड़ रुपया MIL ने MMRDA को दिया था सर्वे से लेके पुनर्वसन तक का करने के लिए। लेकिन इन लोग ने क्या किया, केवल 15,000 झोपड़ों का एंटायर एयरपोर्ट, केवल 15,000 झोपड़ों का सर्वे किया, और उसमें संदेश नगर, क्रांति नगर, इधर गांव देवी, सांताक्रूज में गांव देवी, विले पार्ले में हमारा अंबेडकर नगर, संभाजी नगर, अंबेडकर नगर,
अंधेरी में बामनवाड़ा, सहार में सहार एलिवेटेड, सहार तालाब पकड़ी दुर्गानगर, और ऐसे जो झोपड़ों का इन्होंने सर्वे किया, 15,000 झोपड़ों का सर्वे किया। और एक बात देखिए सर, यही देवेंद्र फडणवीस, जब हम लोग ये पृथ्वीराज चौहान के नाम पे आया हुआ लेटर, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, इनके नाम का आया हुआ लेटर जब हमने मीडिया में और बैनरबाजी किया, तो यही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर उसी वही जो अशोक गजपति राजू, इनका इन्होंने दूसरा लेटर लेके आए। वो दूसरा लेटर भी हमारे पास है। ये देखो, देवेंद्र फडणवीस जी ने ये दूसरा लेटर लाया था, ये दूसरा लेटर लाया। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2017 में, हाँ हाँ 2016 में देवेंद्र फडणवीस जी दूसरा लेटर लेके आए, और इन्होंने बोला कि खाली जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए जरूरी है उतना ही स्लम को निकाला जाएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने एक सिंगल झोपड़ा का भी रिहेबिलिटेशन नहीं किया। Right. लोगों को झूठ बोला, प्लास्टिक चाबी बांटी, लोखंड चाबी बांटी, किसी का भी पुनर्वसन नहीं किया। थैंक यू सो मच सर। सुंदर पाठमुख जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, और मैं हर बार मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ आपकी डेडिकेशन को देख करके, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं अभी तक, और अभी तक आपने हिम्मत नहीं हारी है, इसके लिए आपको साधुवाद। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सर। And we promise our viewers that we will continue with this. We shall not leave this story midway. We shall follow it up to the best of our ability.